हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभिनव है और आज हम यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करने आए हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे या पढ़ा होगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट की एक पूरी जर्नी है, उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, एक ताकि जो एक लेमैन है, एक जो कॉमन पर्सन है, वो समझ सके कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली फ्यूचर के लिए सेविंग होती है। तो जब भी हम थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के अपने बेटर फ्यूचर के लिए इकट्ठा करते हैं तो उसी को हम जो है इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो जो भी डेली एक्सपेंसेस हमारे हैं उनको हटा के जितना भी हम बचाते हैं और उसको हम फ्यूचर के लिए कहीं पे जमा करते हैं, उसी जमा पूंजी को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो बहुत आम भाषा में भी समझ गए। अब इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बट बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, जो ज़्यादातर ये लोग गलती करते हैं। ठीक है। तो बिफोर इन्वेस्टमेंट हमें आखिर इन्वेस्टमेंट से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, हमें किन किन बातों पे फोकस करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो सबसे पहला तो सेविंग फॉर डेली गोल्स। हमारे पास जो है डेली खर्चे के लिए, जैसे वो बहुत तरीके का हो सकता है, आपका सब्जी का, फल का, ग्रॉसरी आइटम्स का, अपैरल का। तो ये सारे जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इन सबको हटा के, ठीक है, तो इनके लिए मतलब हमारे पास एक सेपरेट फंड होना चाहिए कि हम तब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास खुद के लिए, खुद के खर्चे के लिए कुछ सेविंग ना हो। तो पहले तो हमें जो है क्या करना है, अपने लिए थोड़ी सेविंग रखनी है जिससे हम अपने डेली के एक्सपेंसेस पूरे कर सकें। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इमरजेंसी फ़ंड। हमारे पास एक इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। अब इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है? इमरजेंसी फ़ंड आप किसी भी बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। ये उसके लिए होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ गई, जैसे अभी कोविड आ गया था, या अभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कोई भी ऐसी बात आ जाती है। तो जो लोग सैलरीड हैं या गवर्नमेंट सैलरीड हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको तो मंथली इनकम मिलती रहती है। लेकिन जो बिज़नेस हैं, प्राइवेट में हैं, तो उनके पास एटलीस्ट अपनी इनकम का 5 टाइम्स या 6 टाइम्स पैसा इमरजेंसी फ़ंड के लिए होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि उसकी इनकम 20,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो उसके पास कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि वो इमरजेंसी के केस में उसको यूज़ कर सके। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने उसको यूज़ कर सके। मान लीजिए उसकी नौकरी चली गई, वो दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है, तो उसके बीच उसके पास कुछ ऐसा फंड होना चाहिए जिससे कि वो अपने डेली के खर्चे मैनेज कर सके। तो उसे बोलते हैं हम इमरजेंसी फंड। तो होता क्या है कि अगर हमने सेम अकाउंट, एक ही अकाउंट है हमारे पास, उसी से हम डेली ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, उसी से हम यूपीआई कर रहे हैं और उसी से हम सारी शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो अक्सर होता क्या है कि वो खर्च हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास 2 अकाउंट एटलीस्ट होने चाहिए। या तो आप बैंक में ही 2 अकाउंट खुलवा लो, या एक पोस्ट ऑफिस का कर लो और एक बैंक का कर लो। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आप इमरजेंसी के तौर पे पैसा रखो, वो आप पोस्ट ऑफिस जाके ही डिपॉजिट करो, जाके ही विड्रॉल करो। तो जब बहुत इमरजेंसी होगी तभी आप उसे निकालोगे, अदरवाइज वो क्या है, आपका सेफ पैसा रहेगा और 4% का इंटरेस्ट भी मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। जो कि जनरली बैंक जो है वो सेविंग पे 2%, 2.5%, 2.25% देते हैं, और पोस्ट ऑफिस आपको 4% का देता है। तो आप वहाँ पे एक इमरजेंसी फंड अपना डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लोगों को जब हेल्थ की इमरजेंसी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। आज ही हमारे पास एक बहुत ही वृद्ध मतलब पुरुष आए थे और उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो जो है अपनी एफडी तोड़वाने के लिए आए थे। तो बोले कि वो जो है कोमा में है, मुझे नहीं पता कितना खर्चा होगा, ये मेरी एफडी है, 1 लाख की कुछ उनकी एफडी थी अभी। तो वो उसको तोड़वाने के लिए आए थे, इसको तोड़ दीजिए और इसका जो है उसमें मुझे कितना पैसा लगे मुझे नहीं पता। तो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं जब आपकी सालों की जमा पूंजी जो है एक झटके में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इंडिया में हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर कोमा में बंदा चला गया या वेंटिलेटर पे चला गया, पर डे का 50,000 रुपीज़ जो है आपको जो है चार्ज देना पड़ सकता है। आप इतना पैसा कहाँ से लाओगे?
तो ऐसे रिस्क को कवर करने के लिए हमेशा हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब जो लोग बीपीएल कैटेगरी में आते हैं या जिनके पास आयुष्मान की सुविधा है, अगर आयुष्मान कार्ड की सुविधा है तो वेल एंड गुड। या ऐसे लोग जो सर्विस में हैं या जो आर्मी में हैं या जिनको किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है, लाइक सीजीएचएस या आर्मी के अपने जो भी हेल्थ स्कीम्स होती हैं, अगर उनका फ़ायदा मिल रहा है तो वो चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनके रिस्क को कवर करने के लिए कोई है, गवर्नमेंट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। बट एक आम आदमी जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है या जो खुद से पैसे कमा रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसको हमेशा एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म इंश्योरेंस। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशली ये मेंशन किया है कि यहाँ मैं इंडोमेंट या मनी बैक प्लान की बात नहीं करूँगा। होता क्या है कि टर्म इंश्योरेंस का हमें उद्देश्य समझना होगा कि आखिर टर्म इंश्योरेंस का उद्देश्य है क्या। तो टर्म इंश्योरेंस होता है आपके लाइफ को कवर करता है कि अगर आप जिंदा नहीं रहे, अगर आपकी डेथ हो गई, तो चूँकि आप ही जो है फैमिली में अर्न कर रहे थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर अर्निंग मेंबर ही एक्सपायर हो गया तो फैमिली का गुजारा कैसे होगा। ऐसे केसेस को डील करने के लिए हमारा टर्म इंश्योरेंस होता है। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपकी डेथ होगी तभी जो है फैमिली को कुछ पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको अगर आप जिंदा रहे तो लास्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलना। यही सबसे लोगों को ख़राब बात लगती है कि इसमें मुझे बाद में कुछ मिलना नहीं, मैं क्यों कराऊँ टर्म इंश्योरेंस। ठीक है। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि इंश्योरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपके रिस्क को कवर करना। वो आपको एक प्रोटेक्शन देता है, एक अम्ब्रेला बनाता है कि अगर आपको कोई बात हो गई तो आपकी फैमिली सफ़र नहीं करेगी, एटलीस्ट फाइनेंशियल सफ़र नहीं करेगी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमेशा एटलीस्ट 1 करोड़ का प्लस ही जो है, आप एटलीस्ट 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें कि अगर आप ही घर के अर्निंग मेंबर हैं, आपको कोई बात हो जाती है तो आपकी फैमिली को सफ़र ना करना पड़े। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग इंश्योरेंस के चक्कर में पड़ते हैं और इंडोमेंट प्लान या मनी बैक प्लान ले लेते हैं, जो एलआईसी या बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती हैं। उस पर कमीशन का बहुत ज़्यादा चक्कर होता है, बहुत ज़्यादा एजेंट होते हैं, तो हमें इतनी अवेयरनेस होती नहीं। हमारे घर का पड़ोसी जो भी एजेंट होता है वो हमें समझा देता है कि भाई इतने रुपए महीने जमा करो, 10 साल बाद तुम्हें इतने रुपए मिलेंगे, और मान लो बीच में तुम्हें कोई दुर्घटना हो गई तो तुम्हें जो है फैमिली को इतने रुपए इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो लोगों को लगता है बहुत अच्छी बात है, इंश्योरेंस भी हो गया और प्लस मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो गया, फ्यूचर में मुझे पैसा भी मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आप 5 लाख 10 लाख रुपए का ही आपका बस कवर हो पाएगा। ठीक है। अगर आप बड़ा कराएंगे 50 लाख का तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम देनी पड़ेगी, तो उतना जो है आपके लिए मतलब वो वायबल नहीं है, फाइनेंशियल वायबल नहीं है। तो हमें ये बात ध्यान देनी चाहिए कि इंडोमेंट प्लान में इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें, हमें इनको ओवरलैप नहीं करना है। हमें इन्वेस्टमेंट को अलग रखना है और इंश्योरेंस को अलग रखना है। हमने इंश्योरेंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले लिया, इन्वेस्टमेंट के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, म्यूचुअल फंड है, एफडीज हैं, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी सेविंग चीज़ें हैं, तो उनके थ्रू कैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इंश्योरेंस के लिए हम अलग प्लान लेके चलेंगे। तो टर्म इंश्योरेंस की अच्छी बात ये होती है कि आपको कम रुपए में ज़्यादा कवर हो जाता है। मान लीजिए आपका 10,000 12,000 रुपये सालाना में आपको लगभग 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस जो है टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस इज़ डिफरेंट थिंग और इन्वेस्टमेंट इज़ डिफरेंट थिंग, कभी भी इनको ओवरलैप मत करिए। ठीक है। तो कभी भी इंडोमेंट और मनी बैक प्लान के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अगर आप उनका रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अभी आपको बताएंगे कि आपको 10 साल बाद या 20 साल बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे, अभी आपको लग रहा है वो 10 लाख बहुत ज़्यादा है, बट मैं आपको बाद में फ्यूचर में दिखाऊंगा कि इन्फ्लेशन कैलकुलेटर से अगर आप 5% का इन्फ्लेशन भी लगाते हैं तो उस 10 लाख की वैल्यू कुछ रहेगी ही नहीं। ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान के रखिए कि हमें भविष्य में ये देखना है कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उस पैसे की वैल्यू क्या है, हमें कोई प्लान उसी अकॉर्डिंग लेना है। तो कोशिश करिए कि इंडोमेंट प्लान के चक्कर में मत पड़िए, टर्म इंश्योरेंस कराइए, जो मकसद है आपका कि अगर आप ना रहें तो आपकी फैमिली सफ़र ना करे। ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही, और फिर अभी आगे जो है हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।